नमस्कार दोस्तों, ये चैनल एक ऐसे महान इंसान को समर्पित है जिनका सपना था भारत में टीवी के माध्यम से जागरूकता लाना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री HR सलूजा जी की। HMS फिल्म के फाउंडर, दूरदर्शन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष कार्यक्रम के निर्माता और भारत में पहले एशियन गेम्स के लाइव टेलीकास्ट के सूत्रधार। उन्होंने भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी और लाखों लोगों की सोच को छुआ। इस चैनल पर आपको उनकी सोच, उनका काम और उनका अनुभव मिलेगा जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि बहुत कुछ सिखाता भी है। द चैनल honors his creativity, leadership and enduring impact on TV media. We invite you to explore his work, celebrate his legacy and take away insights that broadens your perspectives. तो जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर वीडियो एक नई सीख है और हर एपिसोड देता है नया ज्ञान। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए कीमती हैं। स्वागत है आपका स्वर्गीय श्री HR सलूजा जी की प्रेरणादायक दुनिया में। नमस्कार। मौसम की आंख मिचौली के बावजूद 1998-99 में देश 200 मिलियन टन से भी अधिक अनाज पैदा करने में सक्षम हुआ। यही नहीं, 72 मिलियन टन से अधिक सब्जियों की भी पैदावार हुई। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो पूरे वर्ष मिलती रहती है। देश के किसी न किसी भाग में टमाटर की फसल तैयार होती रहती है और आजकल तो किसानों को टमाटर के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और वे इसे खूब लगा भी रहे हैं। टमाटर की और बेहतर फसल कैसे ली जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर रणबीर सिंह। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। टमाटर सब्जियों में मिलाकर भी खाया जाता है, सलाद के रूप में भी खाते हैं और इसकी चटनी बना कर रख लेते हैं ताकि पूरे साल तक काम आता है। आपका जो समय है खेत में पौध लगाने का सही समय है, लेकिन पौध लगाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि भाई जो नर्सरी से पौध निकाल रहे हो, एक तो नर्सरी की पौध में स्वस्थ पौध होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी 15 या 20 सेंटीमीटर की पौध हो जाए तो उसको उखाड़ें, लेकिन उखाड़ते समय एक ध्यान ये रखें कि पौधों की जड़ें नहीं कटनी चाहिए। अगर पौधे की जड़ कट गई तो समझिए पौधा नहीं चल पाएगा। इसलिए उखाड़ते समय विशेष ध्यान रखें कि जड़ें पूरी जड़ों समेत ही पौधा निकालें। दूसरा, उसमें अगर कोई खरपतवार हो तो उसके साथ के साथ ही निकालते रहें। अब आपकी पौध आपके पास है, खेत में आप देखेंगे कि भाई आप इसको पौध लगानी है हमें, तो खेत में मैं सिफारिश करता हूं कि जो उठी हुई क्यारियां हैं उन्हीं में पौध लगाएं। ये नहीं कि भाई आपका जो कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा फ्लैट सिस्टम में लगा दिया तो उसमें आपको कई असुविधाएं आनी पड़ती हैं। एक तो आपका खेत इतना लेवल नहीं होता कि उसमें एक सार पानी जा सके। दूसरा ये है कि जब भी पहली पौध लगाई जाती है तो कितना ही कम से कम पानी दे लें, उस वक्त आपकी पौध मरने के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए सदैव ही उठी हुई क्यारियों पर पौध लगाएं। अब क्यारी आता है सवाल ये कि भाई इसमें खाद कितना दें। खाद के बारे में कोई भी सब्जी लगाएं, 15 या 20 गाड़ी गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूर डालें, क्योंकि सब्जियां ऐसी हैं इसमें जो भी खास तत्व हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत छोटे छोटे तत्व भी इसमें आते रहते हैं। जब भी सब्जियों में खाद गोबर का डालेंगे तो समझो पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। इस गोबर के खाद के सिवाय हम इसमें सिफारिश करेंगे कि भाई नाइट्रोजन आपको 100 और 200 किलो तक नाइट्रोजन दे सकते हैं। ये वैरायटी या उसकी संकर किस्म के अनुसार मैं बताऊंगा। बाकी सुपर फॉस्फेट, जहाँ फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा है, फॉस्फोरस 60 किलो और पोटास की मात्रा भी 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट से दें और पोटास की मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटास से आप दे सकते हैं।
इसमें पौध लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि गोबर का खाद आप बखेर दें। गोबर का खाद आपने बखेर दिया, एक हल्की परत सी जम जाएगी। उसके बाद में जो भी आपका मिक्सचर किया हुआ मिलाया हुआ वो खाद है पोटास का सुपर फॉस्फेट का, उसको मिला के उसको बखेर दें। यूरिया का खाद अभी नहीं देना है, क्योंकि यूरिया की सिफारिश मैं करता हूं कि 1 हफ्ता पौध लगाने के 1 हफ्ता बाद लगा दें, जब तक आपकी फसल भी हो जाती है, पौधे आपको पूरा पता चल जाता है कि वो है। इस तरह से आपने गोबर का खाद मिला दिया। उसके बाद में जो मिला हुआ सुपर फॉस्फेट और पोटास है, फॉस्फोरस और पोटास दोनों आपने इसमें दे दिए। अब आपका रहा कि भाई दूरी कितनी रखी जाए, तो ये अलग अलग किस्मों के ऊपर है। जैसे अभी हाइब्रिड चल गए, शंकर किस्म के जो टमाटर चले हैं, इसमें पैदावार बहुत ज़्यादा है। और एक और खासियत है शंकर किस्म के जितने भी टमाटर हैं कि ये बड़े लंबे समय तक फल देता रहता है, जबकि जो किस्में हैं वो एक साथ आ जाती हैं। ये आपको 1-2 महीने तक फल आराम से देता रहेगा। इसलिए शंकर किस्म के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 200 किलो तक हम सिफारिश करते हैं, जबकि जो किस्में हैं उसमें 100 या 150 किलो तक ही देते हैं। क्योंकि इसमें एक तो पैदावार ज़्यादा होती है शंकर किस्म में, दूसरा इसका पौधा बड़ा होता है। तो खाद आपने दे दिया, तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर रखें। लाइन में ही लगाएं हमेशा सब्जी में, चूँकि बाद में जो आपको कल्टीवेशन करनी पड़ती है, इसमें नराई गुड़ाई, उसमें सुविधा होती है। इसलिए एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला 50 सेंटीमीटर रखें। और लाइन में एक लाइन में पौधे से पौधे का फासला अगर आपकी शंकर किस्म है तो इसमें 50 सेंटीमीटर रखें या 40 सेंटीमीटर, इससे कम ना रखें। लेकिन जहाँ किस्में हैं उसमें लाइन से लाइन का दूरी तो आप 50 सेंटीमीटर रखें, मगर जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 या 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वो किस्म के अनुसार ही रख सकते हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं कि भाई फैलने वाली है, तो उनकी दूरी आप 30 सेंटीमीटर कर दीजिए, 40 सेंटीमीटर। जो किस्में छोटी हैं, कम फैलने वाली हैं, उनकी 30 सेंटीमीटर। इस तरह से जो शंकर किस्म के टमाटर हैं, इसमें आपके पौधे 40,000 से 50,000 तक ले लेते हैं प्रति हेक्टर। जबकि जितनी भी हमारी किस्में हैं जो कम फैलने वाली हैं या थोड़ा वो है, उनमें 50 से 60,000 तक पौधे जब आ जाएंगे तो समझो ये आपकी उचित मात्रा पौधों की हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि भाई लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर, लेकिन लाइन के अंदर पौधों से पौधों की दूरी वो किस्म के अनुसार ही आप रख सकते हैं। अब ये है कि भाई आपने पौध किस तरह लगानी है। हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई पौध बिल्कुल सीधे तरीके से लगाएं, उसकी जड़ें ना टूटें। पौध लगाने के बाद में हमेशा ये ध्यान रहे कि आपकी पौध सीधी खड़ी होनी चाहिए। और जब ऊपर उठी हुई क्यारियों पर लगाई है तो लगाने के बाद में आप पानी अवश्य दें। पानी भी हल्का होना चाहिए। जो उठी हुई क्यारियाँ उसमें पानी आपने दे दिया है तो ये समझिए केवल नमी पहुंचनी चाहिए उसकी जड़ तक, तो आपके पौधे बिल्कुल सही आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत है और यहाँ कृषि के अलावा रोजगार के साधनों की बेहद कमी है। ग्रामोद्योग के लिए यहाँ कच्चा माल और ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो इन बेरोजगार युवकों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामोद्योग पवेलियन में झलक मिलती थी ऐसी सुंदर वस्तुओं की जिन्हें देखते ही तुरंत खरीद लेने को जी करता था। आइए आप भी देखिए इस मेले की झलकियां। गांवों के देश भारत में छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। आयोग के प्रोत्साहन से काम कर रही संस्थाएं ऐसा उपयोगी सामान तैयार करती हैं जिन्हें विभिन्न मेलों में प्रदर्शित भी किया जाता है। गांव में जहां कच्चा माल तो है, लेकिन उसे वहीं गांव में तैयार माल में बदलकर धन कमाने की क्रिया की सुविधा नहीं है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग न केवल ऐसे रोजगार शुरू करने की जानकारी देता है, अपितु इस कामकाज का प्रशिक्षण और कुछ हद तक आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। आयोग के ऐसे सहयोगी दृष्टिकोण से ग्रामीण युवकों में आत्मनिर्भरता भी आ रही है। आयोग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कुटीर उद्योगों में दैनिक इस्तेमाल की अनेक बेहतरीन वस्तुएं बनती हैं।
आजादी की लड़ाई की प्रेरणा स्रोत खादी आज स्वदेशी का आधार बन गई है। आज अलग अलग किस्म की खादी के वस्त्र लोकप्रिय हो रहे हैं। कुटीर उद्योगों में बनी अगरबत्ती की विदेशों में भी बहुत मांग है। सुगंधित अगरबत्ती के व्यवसाय से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। शुद्ध और विश्वसनीय शहद के लिए लोग खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुटीर उद्योगों की ओर ही आते हैं। इन लघु उद्योगों में बना साबुन स्वास्थ्य के लिए तो उत्तम है, साथ ही पर्यावरण अनुकूल भी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं की मदद से हाथ से बना कागज तथा कई उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का ये मंडप स्वरोजगार का स्पष्ट संदेश देता दिखाई दे रहा है। मेरा सोना घर लाया सोनालिका, मेरा सोना घर आया सोनालिका। घर को संवार देगा, खेतों को निखार देगा, इसे रखे नसीबों वाला। सोना सोनालिका ट्रैक्टर है ऐसा निराला। धरती माँ का सम्मान, खेतों की शान, महाशक्तिशाली सोनालिका ट्रैक्टर। कुछ बच्चे बहुत ही चुस्त और सक्रिय होते हैं, कुछ थोड़े कम, और दुर्भाग्य से कुछ बच्चे जन्म से ही मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। कुछ बच्चों की मानसिक आय उनके शारीरिक आय से कम होती है। इन बच्चों को सामान्य स्तर पर लाने या इनमें आत्मविश्वास भरने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही कर रहा है डीएवी संस्था द्वारा संचालित कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल। इधर आके इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अकेले भारत में करीब 1.25 करोड़ विकलांग हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे विकलांग व्यक्तियों की है जिन्हें आमतौर पर मंद बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, यानी उनकी मानसिक आयु उनकी शारीरिक आयु से कम आंकी जाती है। ज्यादातर स्थितियों में इन व्यक्तियों के दिमाग और शारीरिक अंगों में समन्वय की कमी पाई जाती है, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इन्हें इनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए। अगर ये पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति के बराबर न भी हो पाएं, तो ये निश्चित है कि अगर इन्हें ठीक प्रकार का प्रशिक्षण मिले, इनकी समुचित देखभाल की जाए और समाज इनके पुनर्वास को प्राथमिकता दे, तो इनमें से एक बड़ी संख्या थोड़ा सामान्य ढंग का जीवन तो बिता ही सकती है। ये बच्चे सोसाइटी में दूसरे बच्चों के जैसे लगे, मतलब उनको जितना हो सके इनको सामान्य नॉर्मल बनाना है। मतलब इनके एकेडमिक गोल्स को हम उतना हाईलाइट नहीं करके इनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मतलब बच्चा एक नॉर्मल लोगों के साथ सोसाइटी में रह पाए और उठ फिर सके, बैठ सके, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोऑपरेशन, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर पेरेंट्स के पास रहता है। पेरेंट्स में उनके माँ बाप, घर में जितने भी लोग बच्चे को देख रहे हैं, उन सबको हमें कई बार गाइड करना पड़ता है। सबको लेके ही हम उनके गोल्स बनाते हैं, क्योंकि इन सब के मदद से ही बच्चा अचीव करता है जो टारगेट्स हम रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है स्नेह और उचित देखभाल की। इन्हें किसी प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट की देखभाल में रखना अति आवश्यक होता है, ताकि बच्चों की शारीरिक कमियों को व्यायाम की सहायता से दूर किया जा सके। माता पिता की भूमिका इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें ही इन बच्चों में आत्मविश्वास भरना है। अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाकर उन्हें इतना स्नेह देना है कि बच्चे स्वयं को उपेक्षित न समझें। मेरा बेटा हुआ, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बड़े खुश थे। लेकिन जब ये 1 साल का हुआ, हमें पता लगा कि हियरिंग प्रॉब्लम है।
उसको हमने मशीन लगाई। इट्स अ वेरी टफ जॉब कि एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट आप उसको हर एक जगह लेके रहिए, नॉर्मल बच्चों में रखिए, कोई उसमें फ़र्क मत रखिए, तो बिल्कुल उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी कि उसको कोई प्रॉब्लम है। स्लाइटली कभी बच्चे को लगता है, जैसे मेरा बच्चा क्लास में आता है, समटाइम्स ही फील कि मम्मी सब बच्चे नहीं लगाते मशीन, बट उससे बोलती कोई बात नहीं, लोग स्पेक्टिकल्स भी लगाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। हेयरिंग इम्पेयर कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसको थोड़ा उसमें एफर्ट्स भी डालिए, उसमें कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा नॉर्मल बच्चों के साथ ज़्यादा रखने की कोशिश करें, उसको मिक्सअप होने दीजिए, बिकॉज दीज चिल्ड्रन दे टेक टाइम टू गेट मिक्सअप। एक बार तो शुरू में तो थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई इस तरह से कोई नहीं, क्योंकि मैंने इसको एज ए नॉर्मल चाइल्ड ही ले रहा हूँ और मतलब कोई ऐसा खास दुख मेरे को नहीं हुआ इस बार। इस बच्चे के लिए विशेष तो जैसे ये स्कूल में जो भी थेरेपिस्ट देते हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, जिस तरह की भी थेरेपिस्ट देते हैं और जो भी इसको होमवर्क, इसका ट्रेनिंग का होमवर्क देते हैं, उसको हम घर में रिपीट करते हैं। और विशेष यही है कि इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि इसको थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्शन देनी पड़ती है जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता, पूरी तरह से समझदार नहीं हो जाता। आम बच्चों से डिफरेंट होता है क्योंकि इनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इनका मेंटल लेवल बहुत लो है। इन्हें एक चीज़ को सिखाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन स्कूल की वजह से ये काफ़ी जल्दी सीखने की कोशिश करता है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी है। स्कूल में इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है और इनको एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, पूरा अल्फ़ाबेट्स सिखा रहे हैं, न्यूमेरिक्स हैं, पेंटिंग है और कल्चरल एक्टिविटीज़ है। इन्हें कैंप्स में लेके जाते हैं, 2 बार जयपुर लेके गए हैं, स्कूल में भी कैंप कंडक्ट करा है, तो उसमें काफ़ी हद तक हेल्प है स्कूल की तरफ से। सरकार ऐसी संस्थाओं को 90% अनुदान दे रही है जो विकलांगों के पुनर्वास के कार्य में लगी हैं। दिल्ली में डीएवी द्वारा संचालित एक संस्था है कुलाची हंसराज मनोविकास केंद्र। यहाँ विकलांग बच्चों के पुनर्वास के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इस संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों के अलावा ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो इन बच्चों के पुनर्वास को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। इन्हीं लोगों की निष्ठा की बदौलत यहाँ के बच्चे उन सब गतिविधियों में भाग लेते हैं जो कोई भी सामान्य बच्चे के लिए जरूरी मानी जाती है। सामान्य पढ़ाई के अलावा बच्चों को योगासन तक सिखाए जाते हैं, जिससे न केवल उनके शारीरिक अंगों को बल मिले, बल्कि उनमें ये भावना भी न पनपे कि वे सामान्य बच्चों से किसी क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। जब कोई इस प्रकार के नृत्य देखता है तो यकीन ही नहीं होता कि ये बालिका और बालक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। देखो मानत ना एक कन्हाई, ओ देखो मानत ना एक कन्हाई। बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे ग्रीटिंग कार्ड, मोमबत्तियां और अन्य उपयोगी सामान का निर्माण करते हैं। मजे की बात यह है कि कई बार इसकी बिक्री भी ये बच्चे स्वयं करते हैं, पैसों का हिसाब रखते हैं। इन गतिविधियों में शामिल होने का नतीजा ये है कि बच्चों में खूब आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऐसे बच्चों के अभिभावक चूंकि बहुत संवेदनशील होते हैं, विकलांगता के कारण उन्हें अपने बच्चों से बहुत मोह होता है। इसलिए मनोविकास केंद्रों को बच्चों के प्रशिक्षण के साथ-साथ माता-पिता को भी आश्वस्त करना होता है कि बच्चों को उचित शिक्षा दी जा रही है।
ये जो इनका ट्रेन स्टाफ है यही एक तरह से इनको पूरी ट्रेनिंग दे रहा है। घर पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो इनकी ट्रेनिंग है ये पूरी भूमिका जो है इसी स्कूल की होगी, जो कि इसको नॉर्मल करने में सहायक होगा। जब हम मंद बुद्धि बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में शिक्षा देते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं से उलझना पड़ता है। कुछ लोग इन बच्चों को मंद बुद्धि न मानकर मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सामान्य बच्चों और शिक्षकों को इसके लिए पहले से ही तैयार कर लिया जाए। रेगुलर स्कूल में इस तरह का सेंटर चलाना आसान काम नहीं है और इसके लिए मुझे अपने टीचर्स को, बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा। काफ़ी मेरी मीटिंग्स हुई उनके साथ और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि जब भी हमने सेंटर शुरू किया तो हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने इन बच्चों को बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया। कहीं कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये बच्चे ठीक नहीं हैं। वास्तव में जब सेंटर शुरू करने की बात हुई तब हमारा मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में एडमिशन दे सकें। ऐसा स्कूल खोलने की इच्छा तो शुरू से ही मेरे मन में थी, लेकिन इसकी प्रेरणा मुझे विशेष रूप से श्री दरबारी लाल जी ने दी, जो कि हमारे डीएवी के प्रेसिडेंट थे और उन्हीं की प्रेरणा से ही ये विद्यालय हम शुरू कर पाए। एक और समस्या जिसका समाधान अभी तक नहीं ढूंढा गया वो ये कि जब यह बच्चे 18 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं तो इन्हें कहाँ भेजा जाए। वे कैसे अपने जीवन को अपने लिए और समाज के लिए सार्थक बनाएं। इनका आईक्यू लेवल कम होता है और इन बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा समय लगता है, जबकि नॉर्मल बच्चों को इनके कंपैरिजन में बहुत कम समय लगता है। मान लीजिए अगर इनको नॉर्मल बच्चों को हम एक बात 2 बार रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट करते हैं तो बच्चा समझ जाता है। उसी बात को इनके लिए कम से कम हमें 10-12 बार रिपीट करना पड़ता है और टाइम टू टाइम इनको हमें रिपीट दोबारा से करना पड़ता है ताकि ये बच्चों के मन में वो बात जो है वो टिकी रहे, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन का जो पीरियड है वो बहुत कम होता है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो 18 वर्ष की हो चुकी है और उन बच्चों के पेरेंट्स से मैंने बात की थी कि हम चाहते हैं कि उन बच्चों को हम रेगुलर स्कूल में अब ना रख के हम कहीं उनको कोई जॉब दिलाएं या कुछ ऐसा काम उन्हें शुरू कराने के लिए हम कोशिश करें ताकि वो बच्चे अपने आप को सेट कर सकें। इसके लिए मैंने पेरेंट्स से बात की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस तरह से हम उनको सेटल करें ताकि रेगुलर स्कूल में आने का दिन का जो प्रोग्राम है वो हम थोड़ा सा चेंज करें और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने में हम सफल होंगे। मंद बुद्धि बच्चे मंद बुद्धि हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वे जैसे भी हैं उन्हें समाज को अपनाना ही होगा। ऐसी कोशिशें करनी होंगी कि वे थोड़ा सामान्य सा जीवन बिताएं। समाज जो भी उनके कल्याण के लिए करता है या उसे और करना चाहिए वो कोई एहसान नहीं करता। ये तो इन बच्चों का हक है जिससे वे वंचित हैं। भारत में 70% से ऊपर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और लगभग 64% लोगों को रोजगार कृषि से ही मिलता है। तो फिर इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा को वह स्थान नहीं मिला है जितना कि उसका महत्व है। हाल में राजधानी दिल्ली में एक सेमिनार में वक्ताओं ने स्कूलों में कृषि शिक्षा की आवश्यकता पर डटकर चर्चा की। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करना ही होगा। व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति को गति देने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ने 9 और 10 फरवरी को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कृषि संकाय के व्यावसायिक छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए विचार विमर्श करना था। इस सेमिनार में देश के जाने-माने 30 शिक्षाविदों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसके उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के पूर्व कृषि आयुक्त श्री सुखदेव ने की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर एसएल मेहता ने की नोट एड्रेस में अपने विचार व्यक्त किए। अधिकांश विशेषज्ञों ने व्यावसायिक कृषि शिक्षा को स्नातक स्तर तक जोड़ने पर बल दिया। इस राष्ट्रीय सेमिनार में कृषि के व्यावसायिक छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने सेमिनार के महत्व और सार्थकता पर हमसे अलग से चर्चा की। अभी तत्काल जो
कृषि के क्षेत्र में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनको पूरा करने के बाद हमारे जो छात्राएं हैं वो उच्चतर शिक्षा में जाने की संभावना उनकी बहुत कम होती है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में है। और जबकि उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अपने अपने क्षेत्र में जो उन्होंने जो कुशलताएं हासिल की हैं उनको वो आगे बढ़ाएं और उसमें और आगे पढ़ने का उनको मौका मिले। तो इससे ये होता है कि उनका मनोबल व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में नहीं बन पाता है और ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक तरह से लाभप्रद नहीं होता है, क्योंकि अच्छे छात्र छात्राएं जो हैं वो हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नहीं आ पाते हैं। तो ये आवश्यकता हमने महसूस की है कि अगर ये बच्चे उच्चतर शिक्षा में जाना चाहें तो किन विधियों से व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए किन विधियों से हम उनको उच्चतर शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं।